नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। और मेरा नाम है नवदीप सिंह। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि बिना खड़ग बिना ढाल दे दी आजादी तूने, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो दे दी आजादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर ये किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है तो वो गांधी जी हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी महापुरुष को फॉलो किया गया है तो वो गांधी जी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जो भारत के स्वाभिमान हैं। भारत में मोहनदास करमचंद गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं आज इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को दूंगा। तो आज गांधी जयंती है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी करमचंद गांधी गुजरात के उस समय पोरबंदर के जो क्षेत्र में दीवान हुआ करते थे। और दीवान का मतलब होता है एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखना। और गांधी जी एक बढ़िया फैमिली से ताल्लुक रखते थे जिनमें एजुकेशन, शिक्षा और साथ ही साथ संस्कारों का पूरी तरीके से मेल जोल था। और यही गांधी जी को महान बनाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि गांधी जी के अंदर ऐसा खास क्या था और गांधी जी क्यों उन महानतम व्यक्तियों में से एक बने जिन्हें पूरा विश्व आज भी फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गांधी जी के बारे में। उन्होंने कहा था कि जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत, सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। यह महात्मा गांधी जी का कहना था। महात्मा गांधी जी के बचपन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें गोली मार दी थी दिल्ली में। साथ ही साथ इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात करें कि इनकी राजनीतिक संबद्धता किसके किसके साथ रही है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही है। पिताजी का नाम इनके करमचंद गांधी और साथ ही साथ माँ इनकी थी पुतलीबाई, वाइफ थी इनकी कस्तूरबा गांधी, जिनके साथ इनकी शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो 13 वर्ष की उम्र भी कोई ज्यादा उम्र नहीं कही जाती। 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी ये दोनों व्यक्ति विवाह दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध गए थे। खैर, इनके बेटे थे 4, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी और उसके साथ साथ रामदास गांधी एंड देवदास गांधी। ये चारों लोग आपके सामने एक लिस्ट के रूप में मौजूद हैं। गांधी जी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो हमें है वो सब कुछ यही है। फिलहाल मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में कुछ उपलब्धियां उनकी उपाधियों के रूप में भी हैं। जैसे सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है। और याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को बदले में गुरुदेव महात्मा गांधी ने ही कहा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो कि महात्मा गांधी द्वारा उपाधि पाते हैं और महात्मा गांधी जी हैं जो कि गुरुदेव द्वारा उपाधि पाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने ही इन्होंने ही महात्मा गांधी को बापू भी कहा था। तो यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को बापू कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है तो आप याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हम सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पढ़ने वालों के लिए राजनीति के एवं हमारे राष्ट्रवाद के शिरोधार्य हैं। वो शिरोधार्य, वो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जिसने आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसने अपनी मेहनत से बहुत सारी ऐसी चीजें की जो आगे चल करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक आहुति बनी। नेकेड सेंट इन्हें कहा जाता था। विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन का एक प्राइम मिनिस्टर था वो इन्हें कहता था नंगा फकीर। और साथ ही साथ इन्हें पीपल ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि वो जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के लोग थे वो लोग इन्हें जानते थे मलंग बाबा के नाम से। तो बहुत सारे। और फ्रंटियर गांधी, गांधी जी के ही फॉलोवर खान बहादुर खान के नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब्दुल गफ्फार खान, बाचा खान कहते हैं उन्हें। तो अब्दुल गफ्फार खान या बाचा खान को, माफ कीजिएगा, खान बहादुर खान को नहीं, कहा जाता था उन्हें फ्रंटियर गांधी, क्योंकि वो गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले एक व्यक्ति थे। इतनी सारी जानकारियां तो गांधी जी के बारे में उनके जीवन परिचय के रूप में रही। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज, और माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ 1927 में लिखी थी। और साथ ही साथ इनके एक्सपीरियंसेस इन साउथ अफ्रीका, ये भी इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो माय एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ और हिंद स्वराज, ये किताबें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं। जैसा कि 2 अक्टूबर 1869 को हम इनके जन्म के रूप में जानते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई
वहीं लोकल पोरबंदर से की। उसके बाद ये राजकोट पढ़ने के लिए गए। राजकोट में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने 1888 के आसपास गुजरात में सामलदास कॉलेज भावनगर ज्वाइन किया। सामलदास कॉलेज भावनगर ज्वाइन करने के बाद इनका मन यहाँ के कॉलेज में लग नहीं रहा था, क्योंकि इन्हीं के एक फैमिली फ्रेंड यानी इन्हीं के एक पारिवारिक मित्र जिनका नाम हुआ करता था मावजी दवे जोशी, मावजी दवे जोशी जी चले गए थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी भी गए। महात्मा गांधी ने वहां जाकर वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की और वकालत की पढ़ाई कंप्लीट करके भारत वापस लौटे अगले 3 सालों के बाद। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने घर वालों को मनाया और साथ ही साथ यह भी कहा कि विलायत जाकर मैं किसी प्रकार मद्यपान का सेवन या किसी भी प्रकार मांस का सेवन या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। आखिरकार इसी शर्त पर महात्मा गांधी को जाने दिया गया, और तब तो ये मात्र मोहन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि ये थे मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा तो इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय पर कहा गया गुरुदेव द्वारा। आगे चलते हैं हम, तो इनके जीवन परिचय में और चीजें देखते हैं। वो ये कि जब ये लंदन से पढ़ाई करके बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लौटे, तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बाद इन्हें दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जाना पड़ा साउथ अफ्रीका। और जब ये साउथ अफ्रीका पहुंचे तो साउथ अफ्रीका में एक बार ये यात्रा कर रहे थे। 1893 की ये बात है, साउथ अफ्रीका ये पहुंचे थे, और इसी समय पर ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। फर्स्ट क्लास का टिकट भी था इनके पास, लेकिन साउथ अफ्रीका में गोरों द्वारा किए जा रहे वहां के स्थानीय निवासियों पर अत्याचार का शिकार इन्हें बनना पड़ा। यानी ये यात्रा कर रहे थे फर्स्ट क्लास में बैठकर, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं, टिकट भी इनके पास है, और अचानक से कुछ गोरे लोगों ने मिलकर के इन्हें ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। और ट्रेन से बाहर धक्का देने के साथ साथ यह भी कहा कि तुम एक तरीके के काले व्यक्ति हो और तुम्हें इस फर्स्ट क्लास में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी के दिमाग में पहली बार ये बात आई कि किसी भी तरीके का नस्ल भेद, किसी भी तरीके की इस बातों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और गांधी जी ने जब अपने आप को ट्रेन से बाहर फेंका जाना देखा, तो इन्होंने 1894 में स्थापना की नेटल इंडियन कांग्रेस की। और नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था साउथ अफ्रीका के लोगों को इस तरीके के किसी भी दास्ता से मुक्ति दिलाना। तो नेटल इंडियन कांग्रेस 22 मई 1894 महात्मा गांधी द्वारा प्रपोज की गई, और 22 अगस्त 1894 को इसे फाइंड कर दिया गया। गांधी जी बने थे इसके सेक्रेटरी यानी सचिव, और साथ ही साथ अब्दुल्ला हाजी अदम झावेरी, दादा अब्दुल्ला जिन्हें मैं कह रहा था, वो इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। नेटल इंडियन कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन अपना साधन बनाया, और नेटल इंडियन कांग्रेस ने अंग्रेजों की नींव को डिस्टर्ब किया। भारतीयों के यानी महात्मा गांधी के सत्याग्रह करने की विधि के सामने आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और बहुत सारी ऐसी नस्ल भेदी रिवायतें जो साउथ अफ्रीका के अंदर उस समय पर चल रही थी, दक्षिण अफ्रीकी गोरों ने बंद की। और ये महात्मा गांधी की एक राजनीतिक जीत कही जाती है। महात्मा गांधी राजनीतिक जीत के बाद ये सेंटेंस कहते हैं कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, एंड देन यू विन। पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपके ऊपर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे, और अंत में आप जीतेंगे। तो यही होता है जब सत्याग्रह होता है, और इसीलिए इस संत ने कमाल किया था। 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे, और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटने के बाद इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई। कैसरे हिंद की उपाधि जब इन्हें मिली, तो यह उपाधि इन्होंने अंग्रेजों से ली भी। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। महात्मा गांधी भारत पहुंचे। महात्मा गांधी भारत पहुंचने के बाद चूंकि 9 जनवरी को पहुंचे थे, इसीलिए 9 जनवरी आज भी NRI डे के रूप में मनाया जाता है। NRI डे का मतलब होता है प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। खैर, महात्मा गांधी जब यहाँ पहुंचे तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारतीय राजनीति को देखना शुरू किया। कैसरे हिंद की उपाधि से इन्हें नवाजा तो जा ही चुका था, कैसरे हिंद की उपाधि इनके पास थी, भारतीय राजनीति को देख रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक मेंटोर या राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। और इसके बाद महात्मा गांधी को एक इन्विटेशन आता है सन 1917 में। 1917 में पश्चिम की अगर बात की जाए, पश्चिम दक्षिण, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है बिहार का, वहां पर चंपारण नाम की जगह है। वहां चंपारण से राजकुमार शुक्ला जी का संदेश आता है, और वो कहते हैं कि चंपारण में किया जाना है चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि यहाँ पर 3 कठिया एक तंत्र सिस्टम है, 3 कठिया प्रणाली लागू हो चुकी है, और 3 कठिया प्रणाली बहुत ही बेकार प्रणाली है, जिसके अंतर्गत
गांधी जी ने जाकर वहां विरोध किया, सत्याग्रह किया और अंतिम रूप से अंग्रेजों को गांधी जी की इस डिमांड के सामने झुकना पड़ा। 1918 इसका एक प्राइम एग्जाम्पल बनता है जब अहमदाबाद में मिल श्रमिक हड़ताल हुई और अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल में फाइनली गांधी जी ने मिल श्रमिक हड़ताल में जो भी लेबर्स थे उन लेबर के हित की बात कही। महात्मा गांधी इसीलिए याद किए जाते हैं 1917, 1918 और उसके बाद महात्मा गांधी 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, और खेड़ा सत्याग्रह में इस सत्याग्रह में इनके साथ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने खेड़ा में जो कि अकाल से जूझ रहे किसान थे उन पर ब्रिटिशर्स की जो एट्रोसिटीज थी, ब्रिटिशर्स के जो अत्याचार थे उनसे उन्हें निजात दिलवाया। ये गांधी जी के लिए एक राजनीतिक जीत जैसा था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हुए कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। असहयोग आंदोलन जिसे कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी असहयोग की। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद उन्हें ये रोकना जरूर पड़ा, लेकिन 1924 वो वक्त है जब गांधी जी पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष बने। गांधी जी पहली बार था और इवन आखिरी बार भी कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता अपने हाथ में ली हो। गांधी जी उसके बाद से लगातार लगे रहे। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रियता भी दिखाई। उसी समय पर गरम दल बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ और गरम दल के एक्टिव होने के बाद गांधी जी का भी समय काल साथ साथ चलता रहा। गांधी जी को जब हम और ज्यादा जानना शुरू करते हैं तो गांधी जी का चलता है 1930 में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा। और सविनय अवज्ञा जो शब्द है इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा जो शब्द है, सविनय अवज्ञा शब्द का अर्थ होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में 12 मार्च 1930 एक डेट आती है और सन 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। आप लोगों को दांडी नाम की जगह, ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में, अहमदाबाद से चले थे, नवसारी तक पहुंचे थे, नवसारी में जाकर दांडी नाम की जगह पे नमक बनाकर नमक चक्कर नमक कानून तोड़ा। और सॉल्ट लॉ को जब इन्होंने तोड़ा, क्योंकि ब्रिटिश कहते थे नमक सिर्फ आप हमसे खरीद सकते हो, गांधी जी ने कहा ऐसा कैसे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। आखिरकार 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और गांधी इरविन समझौता को, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इस समझौते के अंतर्गत बहुत सारे राजनीतिक कैदी जो कि लगभग 600 के आसपास थे उन्हें रिहा कर दिया गया, सिवाय राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के। देखिए, हमेशा लोग कहते हैं गांधी जी ही वजह है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी की, जबकि ऐसा है नहीं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने इरविन को कहा भी था कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे गलती हो गई है, छोटे बच्चे हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। परंतु उनके ऊपर सॉन्डर्स को मारने के चार्ज थे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को मात्र इसलिए जेल में डाला गया था क्योंकि वो लोग असेंबली में बम फेंके थे, जबकि ऐसा है नहीं। असेंबली में बम तो बटुकेश्वर दत्त ने भी फेंका था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के ऊपर सॉन्डर्स को मारने का चार्ज नहीं था। सॉन्डर्स एक वो अंग्रेजी कप्तान जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई थी। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, पंजाब केसरी की। इसीलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेल में डाला गया था और उन पर मुकदमा चल रहा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे थे भी कि वो चाहते थे कि हमारे बारे में अब लोग ये जाने कि हम क्रांति की आग फैलाएंगे, एक बार हमें फांसी लगेगी तो लोगों के अंदर आग जलेगी। इसीलिए शायद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव खुद भी नहीं चाहते थे कि वो आजाद हो। गांधी जी ने भी उस समय प्रयत्न किए थे गांधी इरविन समझौते में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस, यानी राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। और 5 मार्च की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद मैंने 23 मार्च की बात की, और 31 मार्च को 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद से लगातार ये काम चलता रहता है। 1932 में
1932 में जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी उसमें भी जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जाने के बाद जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड निष्कर्ष निकाला 22 अगस्त सन 1932 को, तो उसमें कहा कि दलितों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया जाए, निर्वाचन अलग कर दिया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता था, अलग से निर्वाचन कर दोगे तो एक बार पहले ही फूट पड़ चुकी थी 1909 में मुस्लिमों के सेपरेट निर्वाचन के द्वारा, और अब ये फूट पड़ जाएगी दलितों के सेपरेट निर्वाचन के द्वारा। बी आर अंबेडकर जी के साथ 1932 में 24 सितंबर को पूना पैक्ट साइन होता है, और इस पूना समझौता के अंतर्गत आखिरकार इस बात से डाउन होते हैं कि कहीं पर भी हमारा दलितों से अलग ना होने पाए। महात्मा गांधी उनको हरिजन कहा करते थे, और महात्मा गांधी तो अपने आप में महान है ही, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। महात्मा गांधी इसके बाद अपनी राजनीतिक यात्रा को शुरू रखते हैं। सन 1939 आता है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस, जो कि अध्यक्ष बन भी जाते हैं, महात्मा गांधी के कहने पर चले जाते हैं। पट्टाभी सीतारमैया की बात यहाँ पर आती है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा कि अगस्त में ही शुरू हुआ था, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त को इसे शुरू कर दिया गया, और उसी दिन गांधी, नेहरू और पटेल को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। गांधी जी 1944 तक जेल में रहे, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने की वजह से बाहर भी आए, और बाहर आने के बाद गांधी जी की राजनीतिक सक्रियता थोड़ी कम ही रही। 1948 की बात करते हैं हम लोग, तो गांधी जी 1948 में नाथूराम गोडसे, जो कि एक बहुत ही फैनेटिक व्यक्ति था, उस फैनेटिक व्यक्ति के या कट्टरपंथी व्यक्ति के शिकार हो जाते हैं। हरिजन नाम का इन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाला था, है ना, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया ये इंग्लिश में निकाला था, नवजीवन इन्होंने गुजराती में मंथली निकाला था। साथ ही साथ 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कहा गया था टाइम मैगजीन द्वारा, और 2011 में टाइम मैगजीन ने गांधी जी को वन ऑफ द टॉप 25 पॉलिटिकल आइकन्स ऑफ ऑल टाइम के सम्मान से भी नवाजा है। नोबेल पीस प्राइज इनको नहीं मिला। 1937 से 1948 के बीच लगातार 5 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित तो जरूर किया गया, लेकिन मिला नहीं। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को वह काला दिन जिस दिन गांधी जी की हत्या हो गई। ये रहा गांधी जी के बारे में शॉर्ट जीवन परिचय, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए होमवर्क है कि गांधी जी द्वारा शुरू किए गए गुजराती समाचार पत्र का नाम क्या है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।